फैक्ट्री में अकाउंटेंट मदर यू दा बाओ की पत्नी की कुछ छोटी छोटी तरकीबें जानती थीं। सियाओ सियाओ हमेशा के लिए ग्रामीण इलाकों में नहीं रह सकती। महिला सहायक पात्र युन जियाओ सियाओ थोड़ी बिगड़ेल और मनमौजी थी, और तो और। हालांकि घर में उसकी तुलना अपने दोनों भाइयों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन के बाद वह तीसरी सबसे लाडली थी। फादर यून ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह सक्षम है तो उसे वापस नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें नाराज करने के लिए, उसे ग्रामीण इलाकों में भेजने के लिए, हमसे नाराज होने के लिए। यह सुनकर मां यून ने अपनी आंखों में थोड़ी शिकायत के साथ पिता यून की ओर देखा। दूर की सुगंध और निकट की दुर्गंध। ग्रामीण इलाकों में 1 साल बिताने के बाद हम उसे वापस ला सकते थे, लेकिन आप अनिच्छुक थे, और शियाओ भी आपकी तरह ही है, वो भी वापस नहीं आना चाहती थी। जब इन दोनों के स्वभाव की बात आई तो दोनों एक दूसरे से अधिक जिद्दी थे। पिता युन को भी कुछ पछतावा हुआ। बाद में उन्होंने सोचा कि बेटी पत्र लिखकर शहर लौटने की बात करेगी, लेकिन एक शब्द भी नहीं था। अगर उसने उत्तर दिया भी तो केवल कुछ वाक्य। उसने पत्रों का उत्तर नहीं दिया। मदर यून ने गहरी आह भरी। जियाओ सियाओ के पास शुरू में औसत ग्रेड थे। ग्रामीण इलाकों में इतने सालों के बाद उसके लिए शहर वापस आने का परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल है। वो अब जवान नहीं हो रही है, वो हमेशा ग्रामीण इलाकों में नहीं रह सकती। मां यू, ये देखकर कि वह पिता यू के उत्तर में एक भी शब्द बोले बिना इतनी देर तक बोलती रही थी। आप नहीं चाहते कि जियाओ सियाओ वापस आए? अंत में फादर युन ने कहा, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आना चाहती है। अगर वह सक्षम है तो वह जीवन भर ग्रामीण इलाकों में रह सकती है। वैसे भी अब घर पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो कमरा पहले बेटी का था, उस पर अब 2 पोते रहते हैं। इस कथन ने मदर यून को चौंका दिया, और उनका रंग रूप काफी बदल गया। क्या आप मानते हैं कि यदि आप एक पत्र लिखकर शियाओ सियाओ को वापस न आने के लिए कहेंगे, तो वो पलट सकती है, शादी कर सकती है और वास्तव में इस घर में वापस नहीं आएगी? ऐसा क्यों नहीं है कि आप अपने ही मांस का एक टुकड़ा खो रहे हैं? क्या आपको दर्द महसूस नहीं होता? 6 साल, जियाक्सियाओ 6 साल में एक बार भी वापस नहीं आया, यह सब आपकी वजह से। अपनी शिकायतें व्यक्त करने के बाद मां यू ने पिता यू की ओर देखना बंद कर दिया। यू जियाओक्सियाओ को निश्चित रूप से अपने पैतृक घर में इन मामलों के बारे में नहीं पता था। भाभी, भाभी, क्या आप घर पर हैं? फैंग मियुन की आवाज बाहर से आई। उसने कुछ चीजें खरीदने के लिए कल शहर जाने की योजना बनाई। पहले उसकी भाभी ने उल्लेख किया था कि यदि वह शहर जा रही है तो उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, इसलिए वह भाभी यू शियाओक्सियाओ के बारे में पूछताछ करने आई। मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। दा बाओ और जियो बाओ भी इन 2 दिनों में खेलने के लिए बाहर नहीं गए। वे घर पर रहकर स्मोक्ड मांस देखते थे, जिसे यू शियाओक्सियाओ अभी भी जांचने के लिए बाहर लाता था। पहले आओ, अंदर आओ। फैंग मियुन ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उसे धुएं की गंध महसूस हुई और उसने रसोई की ओर देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। जो मांस भाई पहले वापस लाया था, उन्होंने उसे आधी रात में बनाया ताकि वे पड़ोसियों के साथ इसका आनंद ले सकें। भाभी, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए कल शहर जाने की योजना बना रही हूँ। क्या आप शहर जा रही हैं? कल शहर जा रहे हैं? आपको क्या खरीदने की जरूरत है? मैं इन अगले कुछ दिनों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर आपको कुछ याद आ रहा है, तो यह देखने के लिए जांचें कि क्या वह हमारे यहाँ है। कुछ और दिन प्रतीक्षा करें, और फिर हम एक साथ शहर जा सकते हैं। फैंग मियुन ने यू शियाओक्सियाओ को कुछ असहजता से देखा। उसे जिन चीजों की जरूरत थी वह शायद उसकी भाभी के यहाँ उपलब्ध नहीं होंगी। क्या यह भोजन है या दवा? उसकी भाभी को सच में पता था। अगर यह दवा है, तो मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। हमारे पास घर पर कुछ सामान्य दवाएं हैं। जब थर्ड ब्रदर बाहर होता है तो घर पर सिर्फ मैं और बच्चे होते हैं, इसलिए सिरदर्द या बुखार के डर से मैंने घर पर रखने के लिए कुछ दवाएं खरीदी हैं। तीसरा भाई आपातकालीन स्थिति के लिए घर पर दवा भी रखता है। वो उसके अपने भाई से भी अधिक विचारशील है। मेरी दादी के पैर में दर्द है। पैर में दर्द, इसका क्या मतलब है? क्या यह चोट है
या मोच है, या यह गठिया हो सकता है। वृद्ध लोग गठिया के प्रति संवेदनशील होते हैं। युन जियाओक्सियाओ को इतना पता था। गठिया क्या है? फैंग मियुन ने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना था और उसे इसका मतलब भी नहीं पता था। युन जियाक्सियाओ ने समझाने से पहले एक पल के लिए सोचा। जोड़ों का दर्द, विशेष रूप से सर्दियों में, ऐसा महसूस होता है जैसे हड्डियों के माध्यम से ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन थोड़ा गर्म होने से दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। जोड़ों का दर्द, मेरी दादी भी इससे पीड़ित हैं। मैं रात में उनके साथ सोती हूँ और उन्हें इतना दर्द होता है कि वो मुश्किल से सो पाती हैं। जब से मेरा भाई चला गया है, मैं उनके लिए कुछ दवा खरीदने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। गठिया एक पुरानी स्थिति, ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से ठीक किया जा सके। मेरे पास यहाँ कुछ औषधीय प्लास्टर हैं जो दर्द से राहत दिला सकते हैं। यहीं रुको, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। औषधीय मलहम। युन जियाओक्सियाओ ने तुरंत इंटरनेट से कुछ यूनान बायाओ प्लास्टर पैच का ऑर्डर दिया। बाहरी पैकेजिंग को फाड़ दिया ताकि अंदर औषधीय प्लास्टर दिखाई दे। इंतजार के लिए क्षमा करें, मैंने इस प्लास्टर को खोजने के लिए काफी देर तक खोज की। बिस्तर पर जाने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोएं और फिर दर्द वाली जगह पर एक गर्म तौलिया लगाएं। आप प्लास्टर लगाने से पहले उस जगह को सुखाने के लिए एक गर्म तौलिया भी लगा सकते हैं, अन्यथा नमी के कारण प्लास्टर चिपक नहीं पाएगा। इसे फाड़ दें। जैसे ही वह बोल रही थी, युन जियाओक्सियाओ ने फैंग मेयुन को दिखाया कि प्लास्टर को कैसे फाड़ना है। भाभी, ये कितने का है? फैंग मेयुन को लगा कि यह वस्तु सस्ती नहीं होगी और उसने एक तेज औषधीय गंध का भी पता लगाया। कोई शुल्क नहीं है। मैंने इसका उपयोग नहीं किया है और इसकी प्रभावशीलता अब तक निश्चित रूप से आधी हो गई है। निःशुल्क। जल्दी करो और इसे अपनी दादी पर लगाने के लिए वापस ले जाओ। फैंग मियुन को अपनी दादी के लिए खेद हुआ, जो बहुत दर्द में थी, लेकिन कुछ साल पहले परिवार की स्थिति में सुधार हुआ था जब वे इतने गरीब थे कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते थे और आधी रात को भूखे जागते थे। अब जब उनके पास कुछ पैसे थे, तो सामूहिक फार्म ने भी अच्छी मात्रा में अनाज वितरित किया और उसके भाई ने बाहर से भी काफी अनाज वापस खरीद लिया था। तो फिर भाभी, मैं अब वापस चलता हूँ। जैसे ही फैंग मेयुन घर पहुंची, उसने अपनी दादी के पैरों को भिगोने के लिए जल्दी से कुछ गर्म पानी उबाला और अभ्यास के साथ उनके घुटने पर प्लास्टर लगाया, इतनी तेजी से कि दादी फैंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। जियोयू, तुम क्या कर रहे हो? तभी फैंग मियुन ने उसे वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो युन जियाओक्सियाओ ने उसे बताया था। एक औषधीय प्लास्टर। फैंग मियुन ने सिर हिलाया। हाँ, भाभी ने कहा कि इसे पहनने से उतना दर्द नहीं होगा और उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया। उस क्षेत्र को कपड़े से सुखाने के बाद उसने सावधानी से दादी फैंग के घुटने पर प्लास्टर चिपका दिया। दादी, कैसा लग रहा है? दादी फैंग ने अपने घुटने पर लगे प्लास्टर को देखा। थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन एक गर्म एहसास भी है, जैसे मेरी हड्डियों में कुछ धंस रहा है। क्या इसका असर हो रहा है? यह सचमुच काम कर सकता है। प्लास्टर के 10 पैच के साथ वे इसे 5 बार लगा सकते थे। फैंग मियुन को चिंता थी कि प्रभावकारिता वाष्पित हो जाएगी। उन्हें स्टोर करने के लिए अखबार में कसकर लपेट दिया। तीसरे भाई, हमें सामान मिल गया है। जब तक हम इन्हें बेचेंगे, हम बहुत पैसा कमाएंगे। झाओ तियानहे की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। इस बार तीसरा भाई घर से सारा पैसा लेकर आया होगा। अधिक पैसे के साथ वे अधिक स्टॉक खरीद सकते थे और कीमतें और भी अधिक किफायती थीं। हम बदलाव लाने के लिए उन्हें दूसरे शहर में बेचेंगे, तभी वे अधिक कमा सकते थे। आप सभी सावधान रहें, विशेष रूप से दाली। कम बात करें, अधिक काम करें। नए साल के बाद बाहर आने का समय नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का अनुसरण करना होगा जब उसे अगले वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। तीसरे भाई, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, झाओ तियानहे ने तुरंत कहा। चूंकि वह अकेला था, यदि तीसरा भाई गांव छोड़ता, तो वह उसका अनुसरण कर सकता था। फैंग चायांग झाओ तियानहे जितनी आसानी से ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे। उसके पास सोचने के लिए उसकी दादी और बहन थीं।
जहाँ तक काऊ डाली की बात है, तीसरा भाई जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ जाऊंगा। आखिरकार अपने सरल दिमाग से वो केवल जमीन पर खेती करके कार्यान अर्जित कर सकता था, और यह लाभदायक नहीं था। अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। समय आने पर हम विवरण पर चर्चा करेंगे। झाओ त्यानले ने स्थिति को नियंत्रित किया। बाहरी दुनिया अधिक खुली होने के कारण अधिकारी अब अवसरवादी लेनदेन करने की कोशिश के लिए उनका पीछा नहीं कर रहे थे। आसपास के शहरों में विभिन्न चीजों की कमी थी, और वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि क्या कमी है, इसलिए उन्होंने उन वस्तुओं को फिर से बेचना शुरू कर दिया। इस मांस को अब और धूम्रपान नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सब सूख जाएगा। श्रीमती झाओ मांस का निरीक्षण करने के लिए आई। युन शियाओक्सियाओ और अन्य लोग धूम्रपान कर रहे थे, स्थिति पर नजर डाल रहे थे। युन शियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि पूरा होने पर यह कैसा दिखेगा, लेकिन सास अनुभवी थी, पहले भी इससे गुजर चुकी थी। श्रीमती झाओ ने सॉस मीट के कई टुकड़ों को देखते हुए कहा, आपके इस सॉस मीट को अभी भी कुछ दिनों तक लटकाए रखने की जरूरत है, जिसका रंग अच्छा लग रहा था। यू जियाओक्सियाओ और श्रीमती झाओ ने मिलकर स्मोक्ड मीट को साफ किया और स्वाद के लिए एक बड़ा टुकड़ा भी काट दिया। माँ, पिताजी को रात के खाने के लिए बुलाओ, चलो चखें। स्वाद ठीक है। यू जियाओक्सियाओ ने अपनी सास को उबले हुए मांस के पानी का उपयोग मूली पकाने के लिए करते देखा। सॉसेज, क्योर्ड मीट और सॉस मीट सभी का स्वाद स्वादिष्ट था। यह ठीक किया हुआ मांस था जिसे उसने स्वयं बनाया था, इसका स्वाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इस साल पकाए गए मांस का स्वाद अच्छा है। सूखी सब्जियों के साथ तला हुआ पका हुआ मांस वास्तव में बहुत अच्छा था। टीम लीडर झाओ ने पके हुए मांस में एक अपरिचित गंध देखी और पाया कि सॉसेज भी विशेष रूप से स्वादिष्ट थे। क्या यह वही सॉस मीट है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, माँ? यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। पिताजी, इसे आजमाएं और देखें। मैंने दूसरों से सुना है कि यह कैसे करना है, और यह मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ। सॉस मीट में धुएं के रंग का स्वाद नहीं था, लेकिन इसमें सोया सॉस का स्वाद था, जो काफी अच्छा था। यह स्वाद अच्छा है। श्रीमती झाओ ने भी एक टुकड़ा आजमाया और तुरंत एक मजबूत सोया स्वाद महसूस किया। उसने शुरू में सोचा था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के सुझावों का पालन करके मांस को बर्बाद कर देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सॉस वाला मांस पके हुए मांस से भी अधिक स्वादिष्ट निकला और मुंह में लंबे समय तक रहने वाली सुगंध छोड़ गया। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह अच्छी सामग्रियों की बर्बादी नहीं थी। यू जियाओक्सियाओ मूल रूप से श्रीमती झाओ को ठीक किए गए मांस के 2 टुकड़े देना चाहते थे, लेकिन श्रीमती झाओ ने इनकार कर दिया। लाओसन दूसरे दिन पुराने घर में मांस के कई टुकड़े लाया। जहां तक अन्य 2 बेटों की बात है, उनके घर पहले ही अलग हो चुके थे और संभवतः वे दूसरों की मदद के लिए लाओसन के घर से चीजें नहीं ले सकते थे। तो फिर ठीक है, अगली बार जब हम मांस खाएंगे तो हम माँ और पिताजी को आमंत्रित करेंगे। टीम लीडर झाओ ने उसकी और उसकी पत्नी की ओर देखा। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। पेट भरने के बाद वह चला गया। मैं भी वापस जा रहा हूँ। ससुराल वाले पक्षपाती नहीं थे। माँ, क्या आपने अपना माल्टेड दूध खत्म कर लिया है? माल्टेड दूध का कंटेनर जो वे पी रहे थे वह अभी भी आंशिक रूप से भरा हुआ था। शुरुआत में श्रीमती झाओ ने इसे दाबाओ को देने की योजना बनाई थी, लेकिन दाबाओ की पत्नी का चेहरा सख्त था और एक भी मुस्कान नहीं थी। जैसे कि माता पिता के रूप में यह उनकी गलती थी कि दाबाओ के साथ कुछ गलत हुआ, इसलिए उन्होंने ठंडे उपचार के जवाब में गर्माहट न देने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रख लिया। माता पिता के रूप में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक पत्नी प्रदान की थी, पोते पोतियों की देखभाल में मदद की थी, और यहाँ तक जब वे अलग हुए थे तो घर बनाने में भी मदद की थी। लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितना कुछ करना होगा। कुछ बाकी है, लेकिन मैं अब वापस जाऊंगा। तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी क्यों है? जैसे कि तुम कुछ देने से डर रहे हो। माँ, क्या हम जियो माओ के परिवार को कुछ मांस दे सकते हैं? यू जियाओक्सियाओ ने कुछ हद तक चौंककर जियो बाओ की ओर देखा। वह तुरंत उसे सलाह देने लगी और चावल के प्रति कृतज्ञता और प्रतिशोध की कहानी बताने लगी। जब हम बाहर होते हैं,
तो हमें कम प्रोफाइल रखने की जरूरत होती है और यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास घर पर कितना अच्छा खाना है, अन्यथा लोग चोरी करने आ सकते हैं, और यदि वे हमारा सामान ले लेते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे, उसने समझाया। उसे बिना मांगे मांस नहीं देना चाहिए, अन्यथा इससे अधिक आक्रोश और परेशानी हो सकती है। दाबाओ और जियोबाओ भयभीत लग रहे थे, स्पष्ट रूप से। दोनों बच्चे डरे हुए थे। यू जियाओक्सियाओ ने किसान और सांप की कहानी को आगे बढ़ाया। हमें अत्यधिक दयालु, भोले भाले बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहिए। देशभक्त बने, लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें, लेकिन अपने हितों को भी ध्यान में रखें और अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहें। यह मत समझो कि आसपास हर कोई अच्छा है और कोई बुरे लोग नहीं है। दाबाओ को षड्यंत्र रचने का रास्ता अपनाने में काफी समय लगा और उन्होंने कहा, माँ, क्या सचमुच ऐसे लोग होते हैं? युन जियाओक्सियाओ, यह देखकर कि वे सभी उसे देख रहे थे, सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ऐसे कई लोग हैं, इसलिए हमें दूसरों को यह नहीं सोचने देना चाहिए कि हमारे परिवार के पास कुछ ऐसा है जिसका वे लाभ उठा सकते हैं। सियाओ बाओ को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, तो फिर माँ, क्या हम दूसरों को खाना नहीं दे सकते? वे कई बार दूसरों के साथ साझा करने के लिए चीजें लाए थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। युन जियाओक्सियाओ यह कहना चाहती थी कि कुछ लोग घास की तरह होते हैं जो हवा की दिशा में लहराती हैं, लेकिन यह याद करते हुए कि दाबाओ और जियोबाओ अभी भी छोटे थे और उन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें यह सिखाना जल्दबाजी होगी। लेकिन युन जियाओक्सियाओ को यह नहीं पता था कि दाबाओ और जियोबाओ पहले से ही चालाक रास्ते पर और आगे बढ़ रहे थे। तुम इन दिनों खेलने के लिए बाहर नहीं गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कुछ नाश्ता दूंगा। जाओ थोड़ा खेलो। युन जियाओक्सियाओ ने उन्हें कुछ फिंगर बिस्कुट दिए, जिनकी सामग्री उसने जांच ली थी और वे सुरक्षित थे। फिर माँ, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खेलेंगे और वापस आएंगे। भाइयों ने फिंगर बिस्कुट बांटने के बाद वे खेलने के लिए बाहर चले गए। उन्हें डर था कि इन दिनों मांस छीन लिया जाएगा, इसलिए वे निगरानी रखने के लिए घर पर ही रहे और खेलने के लिए बाहर नहीं गए। छोटे बच्चों को विदा करने के बाद युन जियाओक्सियाओ ने संतरे छीलना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे फलों का सेवन किया जिन्हें तियानलेई घर पर रहने के दौरान नहीं खा सकता था, ऐसे फल जिनके बारे में दाबाओ और जियोबाओ को नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि वह इन फलों को चुरा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दाबाओ और जियोबाओ को कैसे समझाए कि कुछ फल ऐसे थे जिन्हें उसने लगभग 2 महीनों में चखा नहीं था। दाबाओ और जियोबाओ भाभी झाओ के घर गए। सान्या, जियोमाओ, चूंकि भाई झाओ घायल हो गए थे और घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, भाभी झाओ अंदर और बाहर व्यस्त थीं, और बच्चे भी खेलने के लिए बाहर नहीं गए थे। दाबाओ, जियोबाओ, आप यहाँ हैं। यह आपके लिए है। दाबाओ ने एक फिंगर बिस्किट निकाला और उनके लिए उसे आधा तोड़ दिया। सान्या और जियोमाओ ने तुरंत इसे ले लिया। वे लंबे समय से छोटी चाची के घर नहीं गए थे और निस्संदेह उन्होंने इन स्नैक्स का स्वाद भी नहीं चखा था। दाबाओ, जियोबाओ, आप यहाँ हैं। भाभी झाओ ने देखा कि दाबाओ और अन्य लोग नई सूती गद्देदार जैकेट में बदल गए थे। उसकी आंखों में धुंधलापन का संकेत था। उसके जीजा के घर का जीवन अच्छा था, भाभी को काम नहीं करना पड़ता था और फिर भी वो उसे और उसके 3 बच्चों को भूखा नहीं मारती थी। भाभी, उसे बुलाने के बाद बच्चे सान्या और जियोमाओ को खेलने के लिए बाहर ले गए। बिस्तर पर लेटे हुए और बाहर अपने भतीजों की आवाजें सुनकर वह बेचैन हो गया। सारा दिन घर पर रहना, काम न कर पाना और पत्नी द्वारा देखभाल किया जाना उसका आदी नहीं था। दाबाओ और जियोबाओ इधर उधर खेले और वापस आ गए। दाबाओ, क्या आप सिस्टर फैंग के घर को जानते हैं? उससे पूछें कि क्या वह कल शहर जा रही है। बहन फैंग, माँ, मैं अभी सिस्टर फैंग से पूछूंगा। झाओ परिवार के घर से फैंग मियुन के घर तक जाना अभी भी काफी दूर था। पैदल चलने में 10 मिनट से अधिक का समय लगता था, लेकिन वह फिर भी चला गया। सिस्टर फैंग, सिस्टर फैंग। फैंग मियुन ने दाबाओ की आवाज सुनकर तुरंत जवाब दिया, अंदर आओ।
सिस्टर फेंग, मेरी माँ ने मुझे यह पूछने के लिए भेजा था कि क्या आप कल शहर जा रही हैं? शहर जा रहे हैं? क्या भाभी का काम खत्म हो गया? पिछले कुछ दिनों से, जब से दादी फेंग ने प्लास्टर लगाया है, दर्द दूर हो गया है और वो काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। लेकिन प्लास्टर खत्म हो चुका था और उसे भाभी से और मांगने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कुछ मसाले खरीदने की भी योजना बनाई। मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ से कहना कि मैं कल उससे मिलने आऊंगा। दाबाओ, आओ कुछ सूखे शकरकंद खाओ। बहुत अधिक शकरकंद खाने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, इसलिए कुछ कम्यून सदस्यों ने बच्चों के लिए नाश्ते के रूप में सूखे शकरकंद बनाए। धन्यवाद, दादी फेंग। दाबाओ ने मना नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि वो पहले से ही मुट्ठी भर सूखे शकरकंद ले चुकी थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। दादी फेंग ने दाबाओ और जियो बाओ को देखा। आखिरी बार उसने उन्हें शरद ऋतु की फसल के दौरान देखा था। अब वे मोटे और गुलाबी गाल वाले थे, सूती जूते पहनते थे और सूती गद्देदार कपड़े और पतलून पहनते थे। यदि कोई बेहतर नहीं जानता, तो वह सोच सकता है कि लड़के शहर से थे। वे बिल्कुल भी गांव के बच्चों जैसे नहीं लगते थे। शिक्षित युवा यूं निश्चित रूप से जानते थे कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए। बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ। धन्यवाद, दादी, जियो बाओ ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा। भाई फेंग परिवार में अधिक समय तक नहीं रुके, सूखे शकरकंद को उठाकर घर की ओर चल दिए। माँ, ये दादी फेंग से हैं। दादी फेंग, आप और आपके अंकल फेंग अलग अलग पीढ़ियों के हैं। माँ, खाओ सूखे शकरकंद। ये पूरी तरह से हस्तनिर्मित सूखे शकरकंद थे। वे वास्तव में बहुत प्यारे हैं। कल माँ और तुम्हारी बहन फेंग खरीदारी करने के लिए शहर जा रही हैं। क्या तुम घर पर रहोगे या अपनी दादी के घर जाओगे? माँ उनके लिए उपहार खरीदने शहर जा रही हैं। दा बाओ और जियो बाओ दोनों को इसके बारे में पता था। माँ, हम घर पर रहेंगे। घर पर अभी भी मांस था। अगर माँ शहर जाती थी, तो उन्हें इसे देखने के लिए घर पर ही रुकना पड़ता था। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो क्या होगा? इसकी रखवाली के लिए उन्हें घर पर रहना पड़ा। फिर ठीक है, जियाओक्सियाओ ने उनकी पसंद का सम्मान किया। अगले दिन नाश्ते के बाद जियाक्सियाओ ने छोटे बच्चों को फिर से याद दिलाया। उसने कागज और पेंसिलें भी निकाली और उन्हें समय बिताने के लिए पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। आप क्या खाना चाहते हैं? माँ इसे आपके लिए खरीद लेंगी, उसने पूछा। दा बाओ ने अपना सिर हिलाया। माँ, मुझे कुछ भी खाने को नहीं चाहिए। जियो बाओ अधिक जीवंत था, लेकिन फिर भी उसने झिझकते हुए जियाओक्सियाओ को बताया कि वह क्या चाहता है। माँ, मैं वह सोडा पीना चाहता हूँ जो पिताजी ने पहले हमारे लिए खरीदा था। सोडा, ठीक है, मैं तुम्हें आजमाने के लिए एक बोतल खरीदूंगा। अभी यह निश्चित नहीं है कि यह सर्दियों के दौरान उपलब्ध होगा या नहीं। उन्हें लगा कि पेय पदार्थ में मिलावट है और यह बच्चों के पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। जियो बाओ ने सोचा कि उसकी माँ सहमत नहीं होगी। यह देखकर कि उसकी माँ सहमत हो गई और उसे खरीदने भी जा रही थी, उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। माँ, हम निश्चित रूप से घर पर रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे। शियाओक्सियाओ अपनी पीठ पर एक छोटी टोकरी लेकर शहर की ओर चल पड़ी। मांस खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल कुछ अन्य चीजें खरीदने की जरूरत थी। कुछ ही देर में फेंग मेयुन जल्दी में आ गया। भाभी, मुझे देर हो गई है। देर? दरअसल देर नहीं हुई है। नहीं, तुम्हें देर नहीं हुई, चलो चलें। फेंग मेयुन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलें। वे बैलगाड़ी पर चढ़े, प्रति व्यक्ति 5 सेंट। शिक्षित युवाओं, आप शहर में क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? अब तक समूह में हर कोई जानता था कि जियाओक्सियाओ के पास पैसा था और इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया जा सकता था। मुझे कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदनी हैं। आंटी, क्या आप अंडे बेचने के लिए शहर जा रही हैं? मुझे बेचने के लिए अंडे कहाँ मिलेंगे? अब जब ठंड बढ़ गई है, तो घर पर मुर्गियां शायद ही अंडे देती हैं। हाँ, यह ठंडा है और वे शायद ही कोई अंडे देते हैं। जब तक वे शहर नहीं पहुंचे, जियाओक्सियाओ ने कभी कभी प्रतिक्रिया दी।
भाभी, मैं अपनी दादी के लिए कुछ दवा लेने के लिए पहले स्वास्थ्य क्लिनिक में रुकना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। सियाक सियाओ कथानक में किसी भी मोड़ से सावधान देख सकता था कि फैंग मियुन अभी भी अनुभवहीन था, लेकिन उसमें नाजुक सुंदरता का संकेत भी था। स्वास्थ्य क्लिनिक में उन्होंने डॉक्टर से दवा लेने के लिए मुलाकात की। वे मरीज को देखे बिना दवा लिखें। भाभी, चलो सहकारी समिति में चलते हैं। दोनों कोऑपरेटिव की ओर बढ़े, जहां पहले से ही एक लाइन बनी हुई थी। सियाक सियाओ का मुंह थोड़ा हिल गया। यह पहले से ही 1978 था। भाभी, चलो जल्दी करो और लाइन में लगो। कतार बांधना। जियोयू, आप सहकारी समिति में चीजें खरीदने के लिए कतार में प्रतीक्षा करें और बाहर न निकलें, उसने सख्ती से निर्देश दिया। उसकी भाभी उसके जाने से इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? वह पहली बार शहर का दौरा नहीं कर रही थी, क्या वह सचमुच खो सकती है? मुझसे वादा करें। फैंग मियुन को उसकी भाभी ने खींच लिया और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं निश्चित रूप से सहकारी समिति में आपका इंतजार करूंगी, भाभी। मैं भटकूंगी नहीं। युन शियाओक सियाओ भी फैंग मियुन के अपहरण और बेचे जाने की संभावना को लेकर चिंतित थी। अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से सावधान रहना आवश्यक था। मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए बाद में वापस आ गई, इसलिए जब आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें, तो मुझे लाइन में जगह दिलाने में मदद करें। यू जियाओक सियाओ, जो अभी भी जाने से पहले आशंकित महसूस कर रही थी, ने कुछ सोचा और सीधे फैंग मियुन को उसके लिए कतार में लगने के लिए कहा, ताकि उसके मुसीबत में पड़ने की संभावना कम हो। भाभी, मैं निश्चित रूप से आपके लिए आपकी जगह लूंगी। हालांकि फैंग मियुन को नहीं पता था कि उसकी भाभी कहाँ जा रही है, क्योंकि उसकी भाभी को कुछ काम निपटाने थे और उसने उसे पालन करने के लिए नहीं कहा, उसने बस उसे कतार में लगने की याद दिलाई। इसलिए खरीदारी पूरी करने के बाद वह अपनी भाभी के लिए कतार में लगती थी। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें घर से लाया ही नहीं जा सकता था, अन्यथा उन्हें समझाना कठिन होगा। उसने 10 जोड़ी नायलॉन मोजे, 2 जोड़ी कश्मीरी मोजे, 5 पाउंड केले, 2 पाउंड केल, 2 पाउंड पसलियां और कुछ अन्य वस्तुएं खरीदी। किसी भी स्थिति में, जब तक वह अपनी खरीदारी सहकारी समिति में वापस ले गई, तब तक उसकी टोकरी काफी भर चुकी थी। भाभी, यहाँ, भाभी। फैंग मेयुन भी कुछ सोया सॉस, सिरका और नमक खरीदने के लिए सहकारी समिति में आए थे, और उन्हें कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं थी। खरीदारी पूरी करने के बाद वह जल्दी से वापस कतार में लग गई और जब उसने अपनी भाभी को आते देखा तो तुरंत उसका स्वागत करने के लिए हाथ हिलाया। क्या आप लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं? फैंग मियुन ने तुरंत कहा, कोई कटौती नहीं, मैं अपनी भाभी के लिए जगह बनाए हुए हूँ। वास्तव में वहां बहुत सारे लोग नहीं थे, इसीलिए युन शियाओक्सियाओ ने फैंग मेयुन को सहकारी समिति न छोड़ने के लिए कहा। यहाँ बहुत भीड़ थी और मानव तस्करों को अधिक सतर्क रहना पड़ता था यदि वे कोई दुष्कर्म करने का प्रयास करना चाहते थे। जियोयू, मेरे लिए रुको। फैंग मियुन ने सिर हिलाया। भाभी, हम एक साथ आए हैं, बेशक हमें एक साथ घर लौटना चाहिए। क्या वह सचमुच अपनी नंद को पीछे छोड़कर अकेले चली जाएगी? तो फिर मेरा थोड़ा इंतजार करो। कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद कुछ को टिकट की जरूरत नहीं पड़ी। जियोयू, चलो चलें। फैंग मियुन अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर अपनी भाभी के पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़ी जहां बैलगाड़ी खड़ी थी। जियोयू, मैंने अभी काफी कुछ चीजें खरीदी हैं। ब्रिगेड में वापस आने के बाद आपको पहले मेरे साथ घर आना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि आपको कुछ चाहिए या नहीं। भाभी का इससे क्या मतलब था? शिक्षित युवायू, आप यहाँ क्या बेच रहे हैं? किसी ने यू जियाओक्सियाओ की पीठ पर टोकरी के अंदर से कपड़ा खींचने की कोशिश की और यू जियाओक्सियाओ की त्वरित प्रतिक्रिया से उसे रोक दिया गया। आंटी, मुझे यह पसंद नहीं है कि दूसरे लोग मेरी चीजों को बिना अनुमति के छुएं, यह सीमाओं की कमी को दर्शाता है। आंटी ने झिझकते हुए यह कहते हुए अपना हाथ हटा लिया, मैं बस देखना चाहती थी। इसमें ऐसा क्या खास था? ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारी चीजें खरीदी हों। शिक्षित युवा युन वास्तव में एक अच्छा जीवन जी रहा था,
उसका आदमी नहीं चाहता था कि वो खेत में काम करे, और उसके माता पिता आज भी उसे सामान और पैसे भेज रहे थे। बैलगाड़ी आने के बाद वे उसे ले गए, और रास्ते में उस आंटी ने गाड़ी पर मौजूद अन्य आंटियों के साथ बातचीत की, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र युन जियाओक्सियाओ की टोकरी पर पड़ जाती थी, जैसे कि वह स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक्स-रे दृष्टि विकसित करना चाहती थी कि शिक्षित युवा युन ने वास्तव में क्या खरीदा था, जिसे वह इतना महत्व देती थी, जैसे कि उसे डर था कि वे वास्तव में इसे देखेंगे। युन जियाओक्सियाओ को कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उनका अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि सड़क कुछ उबड़-खाबड़ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे घर बना लिया। जियोयूं, चलो चलें। फैंग मियुन को नहीं पता था कि उसकी भाभी उससे क्या चाहती है, लेकिन फिर भी वह अपनी भाभी के पीछे पीछे उसके घर तक चली गई। दा बाओ, जियो बाओ, हम वापस आ गए हैं। दो भाई जो मुख्य कमरे में मेज पर लिख रहे थे, अपनी माँ की आवाज सुनकर लंबी बेंच से फिसल गए और दरवाजा खोलने के लिए भागे। माँ, माँ, उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर पीठ पर टोकरी लेकर खड़ी थी और सिस्टर फैंग से बातें कर रही थी। माँ, चलो पहले अंदर चलते हैं। दा बाओ सबसे अंत में चले, यार्ड का गेट बंद किया और मुख्य कमरे में चले गए। जियोयूं, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने सहकारी समिति के अन्य स्थानों पर काफी अच्छी चीजें खरीदी हैं, और मुझे यकीन नहीं है कि आपको उनकी आवश्यकता है या नहीं, आप कुछ में से कुछ चुन सकते हैं। क्या आप सचमुच अन्य स्थानों पर अन्य चीजें खरीद सकते हैं? फैंग मेयुन को नहीं पता था कि बाहरी दुनिया पहले ही सुधार के लिए खुल चुकी है, व्यक्तिगत विक्रेताओं के साथ भी। जब तक उनके पास सामान था, वे पैसा कमा सकते थे। मैंने बिक्री के लिए नायलॉन मोजे देखे, और मैंने 10 जोड़े खरीदे। क्या आप 2 जोड़े चाहते हैं? नायलॉन मोजा। फैंग मियुन के सभी मोजे कपड़े के टुकड़ों से एक साथ सिले गए थे। मैंने बिक्री के लिए केले और सेब भी देखे, इसलिए मैंने उनमें से भी कुछ खरीद लिया। सभी सामान यहाँ हैं, क्या आपको किसी की जरूरत है? मैं आपके साथ कुछ साझा कर सकता हूँ। केले और सेब, और मोजा, तौलिए भी। मुझे एक तौलिया, 2 जोड़ी मोजे चाहिए, और मैं 2 सेब, साथ ही ये केले भी खरीदना चाहती हूँ। जैसे ही फैंग मियुन ने बोलना समाप्त किया, युन जियाओक्सियाओ ने उसके लिए सामान निकाला। इस तौलिए के लिए कूपन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक 1 युआन, स्टॉकिंग्स 50 सेंट प्रति जोड़ी हैं। जहां तक केले और सेबों की बात है, मैं आपसे 50 सेंट, कुल 3 युआन चार्ज करूंगी। 3 युआन, महंगा नहीं, सचमुच महंगा नहीं। इन्हें कूपन की आवश्यकता नहीं थी। फैंग मियुन ने जल्दी से अपने पैसे निकाले और अपनी सब्जी की टोकरी से ये चीजें उठा लीं। धन्यवाद भाभी, आज मैं भी बहुत भाग्यशाली था, मैं मिल गया। मैंने पूछा, और उसने कहा कि जैसे जैसे नया साल आएगा, वे बेचने के लिए और भी सामान लाएंगे। जब आप नए साल के सामान की खरीदारी के लिए शहर जाते हैं, तो आप मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए बुला सकते हैं। नए साल के सामान की खरीदारी। भाभी, मैं आपको जरूर बुलागी। हालांकि उसे ऐसी किस्मत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैंग मेयुन खुशी से चाली गई। युन जियाओक्सियाओ ने दूसरे पक्ष को जाते हुए देखा और फिर मुड़कर देखा तो 2 छोटे बच्चे मेज पर रखे भोजन पर नजर गड़ाए हुए थे। भूख लग रही है, माँ, सोडा। दोनों छोटे बच्चे उस सोडा को नहीं भूले थे जिसे उनकी माँ ने जाने से पहले उनके लिए खरीदने का वादा किया था। हाँ, मैंने आप सभी के लिए एक बोतल खरीदी है, लेकिन हम वापस आकर इसे पिएंगे, पहले हम दादी के लिए कुछ चीजें ले जाएंगे। यह चावल का केला सामान्य केले जितना बड़ा या मोटा नहीं था, यह अधिक नाजुक था। अब यह 80% पक चुका था और इसे खाने से पहले इसे बैठने की जरूरत थी। जहां तक सिबों की बात है, वे निश्चित रूप से लाल फूजी थे। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे जानते थे कि उनकी माँ ने उनके लिए इसे खरीदा है। बात सिर्फ इतनी थी कि वे इसे अभी नहीं पी सकते थे, और उन्होंने इसे तुरंत पीने के लिए कोई उपद्रव या मांग नहीं की। सब्जी की टोकरी माँ के पास ले आओ। उसने चावल के केलों के 5 जिन खरीदे थे, 2 बड़े सेब फैंग मेयुन को बेचे थे, और अब 8 बचे थे। कुछ केले, 2 सेब, 2 जोड़ी नायलॉन के मोजे पैक करके और उन्हें ढककर, फिर वो दोनों छोटे बच्चों को अपने ससुराल ले गई।
शिक्षित युवाओं, क्या आप टीम लीडर के घर जा रहे हैं? दोनों छोटे बच्चे दूसरे पक्ष के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक थे, लेकिन तभी उन्हें अपनी मां की चेतावनी याद आई, दूसरों को स्वादिष्ट चीजों के बारे में न बताएं, अन्यथा वे ईर्ष्या का पात्र बनेंगे। मेरी मां ने मुझसे कुछ चीजें लाने के लिए कहा, मैं उन्हें वह दे रही हूँ। चीजें ला रहे हैं। वह अपरिचित मोहक खुशबू क्या थी? टीम लीडर और जियांगजी की मां के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाना। रास्ते भर इन आंटियों की जिज्ञासाओं से निपटते हुए आखिरकार वह पुराने घर तक पहुंच गई। शायद दोपहर के भोजन का समय करीब आ रहा था। न केवल श्रीमती झाओ घर पर थीं, बल्कि कैप्टन झाओ भी वहां थीं। दादी, दादा, दा बाओ की माँ यहाँ हैं। वह जो टोकरी लाई थी उसमें क्या है? दादी, स्नैक्स है। क्या व्यवहार करता है? मैं शहर में एक सड़क विक्रेता के पास गया और उससे बहुत सारी चीजें खरीदी। मैं पिताजी और माँ के लिए भी कुछ यहाँ लाई हूँ। सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उस पर विश्वास काटी हूँ? कैप्टन झाओ को बाहर हो रहे बदलावों की जानकारी थी। दा बाओ और जियो बाओ के खाने के लिए हमारे पास अभी भी घर पर कुछ हैं। यू जियाओक्सियाओ ने कहा, केंद्रीय कक्ष में गया और सब्जी की टोकरी से एक एक करके सामान निकालना शुरू कर दिया। ये नायलॉन के मोजे हैं, जो सर्दियों में पहनने के लिए गर्म हैं। नायलॉन के मोजे। श्रीमती झाओ को इस वस्तु के बारे में पता था। एक बेटी की शादी शहर में हुई थी और उसे इस साल नायलॉन के मोजे की एक जोड़ी दी गई थी, जिसे वह महीनों तक दिखाती रही थी। और अब दा बाओ की माँ एक साथ 2 जोड़े लेकर आई थी। क्या ये केले हैं? कैप्टन झाओ ने नजर उठाए और मेज पर केले भी देखे। वे केले की तरह दिखते हैं। हमें इनके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा, इससे पहले कि आप इन्हें खा सके। केले के छिलके को पीला होना होगा। जहाँ तक की बात है, मैंने सुना है कि वे पूर्वोत्तर से आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। सेब छोटे नहीं थे और खुशबू मनमोहक थी। पिताजी, माँ, हम पहले वापस जा रहे हैं। श्रीमती झाओ ने इन वस्तुओं को देखकर सिर हिलाया। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ को जाते हुए देखकर उसने जल्दी से मेज से सब कुछ कमरे में रख दिया। नायलॉन के मोजे महसूस किए, जो इतने मोटे थे और छूने पर तुरंत गर्म हो जाते थे। बूढ़े आदमी, आप इतना सीधा चेहरा क्यों रख रहे हैं? भले ही दा बाओ की पत्नी खेतों में काम नहीं करती है, उसके माता पिता इतने सालों से उसे पार्सल और पैसे भेजते रहे हैं। लाओसन ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, और यहाँ आप हैं, उसके ससुर, क्या आप आंखें नहीं मूंद सकते? वह सीधा चेहरा नहीं रख रहा था, वह हमेशा से ऐसा ही था। अब इसके लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा था। फैंग मियुन भी तब तक घर आ चुका था। दादी, मैं वापस आ गया हूँ। फैंग मियुन विशेष रूप से अच्छे मूड में थे। अपनी पोती को वापस आते देख दादी फैंग ने उसकी ओर दयालुता से देखा। शितो की पत्नी के साथ शहर जा रही हूँ, तुमने क्या खरीदा? फैंग मियुन की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसने तुरंत दादी फैंग को कमरे में खींच लिया, और पैच लगे कपड़े के आवरण को छीलने के बाद ही पता चला कि अंदर क्या था। मैं शुरू में कुछ सोया सॉस और सिरका खरीदने के लिए शहर गया था, लेकिन भाभी भाग्यशाली थी। उन्हें किसी और से कुछ सामान मिला, और मैंने उन्हें उनसे खरीदा। 1 युआन के लिए तौलिए, कोई राशन कूपन की आवश्यकता नहीं। 50 सेंट प्रति जोड़ी मोजे, 2 सेब, 1 युआन के लिए 4 केले। इतने बड़े सेब, 2 के लिए केवल 50 सेंट। और केले, ऐसे फल इधर उधर कम ही देखने को मिलते थे, जो अन्य स्थानों से अपने क्षेत्र में बेचने के लिए लाए जाते थे। और नायलॉन के मोजे सिर्फ 50 सेंट प्रति जोड़ी में। राशन कूपन की जरूरत नहीं। इन सभी वस्तुओं के लिए आमतौर पर कूपन की आवश्यकता होती है, और सहकारी समिति के पास स्टॉक में भी नहीं हो सकता है। उनके परिवार ने काफी मोलभाव किया था। भाभी ने कहा कि खाने से पहले केले को पीले होने और नर्म होने के लिए छोड़ देना चाहिए। फैंग मियुन ने उन आंटियों के बारे में भी सोचा, जिनसे वह आज मिली थी। दादी, आपको पता नहीं है, आज जब हम वापस आ रहे थे, तो वे आंटियां भाभी के पैक में झांकने के लिए लगभग मर रही थीं, यह देखने के लिए कि अंदर कितनी अच्छी चीजें थीं। ऐसा लगता है कि वांग लाओवो के साथ हुई घटना ने उन्हें कोई सबक नहीं सिखाया। फैंग मियुन ने सहमति में सिर हिलाया।
तीसरे भाई और अन्य लोगों के घर पर नहीं होने और भाभी बच्चों की देखभाल खुद ही कर रही है, वे निडर हैं। उन गपशप के बारे में चिंता मत करो, चलो खाना बनाते हैं। यून जियाओक्सियाओ के साथ वापस लौटने पर उसने सोडा की एक बोतल निकाली। आप भाई एक बोतल साझा करते हैं, आप बच्चे छोटे हैं और इस चीज को ज्यादा नहीं पी सकते। अन्यथा सोडा जो भी रंग का होगा, आपकी जीभ उसी रंग में बदल जाएगी। दा बाओ और जियो बाओ चौंक गए, उन्होंने इसे पहले भी पिया था और ऐसा कभी नहीं हुआ था। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए एक दर्पण लाऊंगा। उसने उन्हें चेतावनी दी, पेय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, यह उन्हें और अधिक मांगने से रोकने का एक तरीका था। भाई, मुझे एक घूंट पीने दो और देखने दो। जियो बाओ ने इनेमल मग से एक घूंट लिया और फिर अपनी जीभ बाहर निकाली, अनजाने में पूछा, क्या इसका रंग बदल गया? दा बाओ की आंखों में आश्चर्य दिखा। हाँ, इसका रंग बदल गया, यह पीला हो गया। जियो बाओ एक पल में रोने वाला था। इसने सचमुच रंग बदल दिया। माँ सही कह रही थी, उसकी जीभ का रंग बदल गया था, भविष्य में वह बाहर कैसे निकलेगा। यूं जियाओक्सियाओ एक दर्पण पकड़े हुए मुख्य कमरे में आई और उसने देखा कि जियो बाओ की आंखों में आंसू बह रहे थे, वह रोने की कगार पर थी। दा बाओ उत्सुकता से एनिमल टैंक को देख रहे थे, फिर जियो बाओ की ओर देखने लगे। उनका क्या हुआ? माँ, मैंने रंग बदल लिया है। क्या रंग बदला? तुम गिरगिट नहीं हो, तुम किस रंग में बदल सकते हो? और आप सभी को वास्तव में अध्ययन करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास किंडरगार्टन डिप्लोमा भी होता, तो आप रोने से नहीं डरते। क्या आप अब भी इसे पीना चाहते हैं? जियो बाओ उस पे को अलविदा कहने के लिए अनिच्छुक थे जो वास्तव में मीठा था, यहाँ तक चीनी से भी अधिक मीठा। मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन इसका रंग बदल गया है। जियो बाओ ने एनिमल टैंक में पे को देखा, अवचेतन रूप से अपनी जीभ को छुआ और सोचा कि इसे वापस कैसे बदला जाए। हमने इसे पहले ही खरीद लिया है, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम लोग इसे पीना चाहते थे, जल्दी करो और पी लो। दोनों युवाओं को नहीं पता था कि बर्बादी का मतलब क्या होता है। उन्होंने इसे खरीदने के लिए अपनी माँ से विनती की थी और पैसे खर्च हो गए थे। दोनों भाई बारी बारी से उस पे को दवा की तरह पीते रहे जब तक कि उनकी एक बोतल खत्म नहीं हो गई। यू जियाओक्सियाओ ने तुरंत उन्हें यह जांचने के लिए दर्पण दिया कि क्या उनकी जीभ का रंग बदल गया है। भैया, तुम्हारी जीभ कितनी पीली है? तुम वही हो, दोनों एक ही हैं, इसलिए किसी को किसी दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके व्यथित भावों को देखकर जियाक्सियाओ ने अपनी हंसी रोक ली और रसोई में चली गई। इस समय वो झींगा बॉल सूप पकाती थी। इसे विशेष रूप से स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें झींगा, समुद्री शैवाल और कटा हुआ हरा प्याज मिलाती थी। खाने का समय हो गया है, अब दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा पकाए गए झींगा के गोले देखकर दोनों बच्चे अभी भी दर्पण में अपनी जीभ से देख रहे थे, जैसे कुछ गंभीर घटित हो गया हो। बच्चे इतने मनोरंजक कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए एक खिलौना और एक कॉपी बुक भी खरीदी है, आपको हर दिन 2 पेज का अभ्यास करना होगा। जब बच्चे छोटे हों तभी से लिखावट का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। रूबिक क्यूब धैर्य और मस्तिष्क के विकास को मजबूत कर सकता है। माँ, क्या जीभ हमेशा पीली ही रहेगी? 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन। इन 2 दिनों में वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, इस डर से कि गांव के अन्य बच्चे उन्हें देख लेंगे और उन्हें नापसंद करेंगे। पहले खाएं। दा बाओ और जियो बाओ अभी भी अपना खाना लेने के लिए रसोई में गए। माँ, शकरकंद के गोले। सियाक्सियाओ की आंखों में अपराधबोध का भाव झलक गया। वो हमेशा दोनों बच्चों से कहती थी कि ये शकरकंद के गोले हैं, संस्कृति पर सवाल न उठाने से उन्हें नुकसान हुआ। कितने किरदार लिखे हैं आपने? दा बाओ का ध्यान भटक गया। मैंने 3 पेज लिखे हैं, जियो बाओ ने 1 पेज लिखा है। फिर मैं उनकी थोड़ी जांच करूंगा। यदि वे अच्छी तरह से लिखे गए हैं, तो इनाम होगा और तदनुसार, यदि वे नहीं हैं, तो सजा होगी। माँ, हम धीरे धीरे लिखते हैं। वास्तव में दा बाओ और जियो बाओ हैरान थे कि उनकी माँ द्वारा बनाई गई शकरकंद की गेंदें इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती हैं। वे गांव के अन्य बच्चों की तरह नहीं थे,
जो शकरकंद खाकर थक जाते थे। माँ, आप जो शकरकंद के गोले बनाती हैं, वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जियो बाओ ने गर्व से कहा। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये शकरकंद के गोले हैं? तो अब से हम हर दिन शकरकंद के गोले खाएंगे। यून शियाओक्सियाओ ने जानबूझकर जियो बाओ को चिढ़ाया, उसे यह नहीं बताया कि वह जानती थी। हालांकि जियो बाओ नखरेबाज नहीं था, लेकिन अगर वह अक्सर एक ही चीज खाता तो उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती। माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही पिछले कुछ महीनों में उनके पास घर पर बहुत सारे स्नैक्स थे, दाबाओ ने नखरेबाज होने की आदत विकसित नहीं की थी। उनका मानना कि खाने के लिए खाना काफी अच्छा था। एयरडेन की तरह भोजन की खातिर वो हर दिन ठंड का सामना करता था और भोजन की तलाश में पहाड़ों पर जाता था। यह देखकर कि उसके भाई को कोई आपत्ति नहीं है, जियो बाओ ने भी झट से कहा, मैं भी कर सकता हूँ। घर पर खाना खाने के बाद दोनों छोटे बच्चों ने बर्तन साफ, जबकि युन जियाओक्सियाओ ने एक शब्दकोश, एक पेंसिल शार्पनर, कुछ पेंसिलें और एक रूबिक क्यूब निकाला। आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए ये शिक्षण सामग्री लाया हूँ। देखो, मुझे यह शब्दकोश जंक स्टेशन पर मिला क्योंकि आप इसे कोऑपरेटिव से नहीं खरीद सकते, और जहाँ तक अन्य चीजों की बात है, कुछ कोऑपरेटिव से खरीदा गया था और अन्य को एक फेरी वाले से खरीदा गया था। माँ, यह क्या है? इसके कई किनारे थे, प्रत्येक का रंग अलग था। यह रूबिक क्यूब है। आप इसे मोड़ सकते हैं, और रंगों को मिलाने के बाद आप इसे वापस कर सकते हैं ताकि प्रत्येक पक्ष समान हो। यह एक पेंसिल और एक पेंसिल शार्पनर है, इस तरह है। यून जियाओक्सियाओ ने प्रदर्शन करते हुए समझाया। माँ, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। पापा बाहर गए हुए थे। क्या उसने माँ के लिए कुछ पैसे छोड़े थे? महंगा नहीं। आज से तुम दोनों को अपने लेखन का परिश्रम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अगले वर्ष मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तुम बहुत सी चीजें सीखोगे जो तुम पहले नहीं जानते थे, जैसे 1+1 और भी बहुत कुछ। अपनी पीलियाग्रस्त जीभ के प्रति संवेदनशील बच्चों ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। एक ने लिखने का अभ्यास किया जबकि दूसरे ने बारी बारी से रूबिक क्यूब के साथ खेला। यह कहा जाना चाहिए कि रूबिक क्यूब पाने के बाद इसने वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित किया। ली लाउसन के घर के बगल में उस विधवा के परिवार ने जब देखा कि ली लाउसन पैसे के लिए आगे नहीं आ रही है, तो वह तुरंत अपने बेटे को पैसे मांगने के लिए ले आया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ली लाउसन के परिवार की ली क्विक्सिया खुद डूब गई थी और उसका शव नहीं मिला था। लेकिन ली लाउसन के पास संभवतः 300 युआन कैसे हो सकते हैं? आप हंगामा करते हैं, आपकी विधवा मेरे बेटे के साथ सोई थी। यदि आप इसे शहर में लाएंगे, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका असर आपके पोते पोतियों पर भी पड़ेगा। मैंने सुना है कि किसी रिश्तेदार के जेल में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ली लाउसन ने इस मुद्दे के बारे में विस्तार से पूछताछ की थी। वह वास्तव में चिंतित था कि विधवा का परिवार कोई हंगामा खड़ा कर देगा। अब उस मृत लड़की क्विहुआ के लिए कौन जानता था कि वो कहाँ पहुंची थी? परिवार इतना गरीब था कि 300 युआन का खर्चा उठाना मुश्किल था। कुछ समय पहले सबसे बड़े बेटे की पत्नी का परिवार आया था और कुछ चीजों को तोड़ दिया था। घर का कुछ कीमती सामान टूट गया था। अब जबकि विधवा का परिवार अशांति फैला रहा था, वह मरे हुए सुअर की तरह था जो उबलते पानी से नहीं डरता था। विधवा के ससुराल वाले कैसे संतुष्ट हो सकते थे? उनकी बहू पर दाग लग चुका था और अब कोई समाधान नहीं था। टीम लीडर आए और इस दृश्य को देखकर उन्हें भी सिरदर्द महसूस हुआ। ली लाउसन के ससुराल वाले चीजों को तोड़ने आए थे और अब वे फिर से चीजों को तोड़ रहे थे। फिर भी ली लाउसन से उन्होंने 100 युआन की उगाही की, खासकर जब से टीम लीडर ने उल्लेख किया कि जेल में किसी रिश्तेदार के होने से वास्तव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने गंभीरता से उन्हें जेल भेजने की हिम्मत नहीं की। मूल रूप से भाईली के पूर्व ससुर भी उपद्रव करना चाहते थे। भाईली और विधवा को जेल भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें दोनों परिवारों के बच्चों के पढ़ाई में सक्षम नहीं होने की चिंता थी। क्रोधित होकर उन्होंने ली परिवार के घर को तोड़ दिया था। विधवा को उसके ससुराल वालों ने सीधे बाहर निकाल दिया।
अपने मायके लौटने में असमर्थ, वह बस पत्नी बनने के लिए ली परिवार में आ गई और भाई ली के साथ घुल मिल गई। शिक्षित युवा यूं। यून जियाओक्सियाओ ने देखा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा था। यह छोटी भाभी थी। भाभी, अंदर आकर बैठो। छोटी भाभी की आंखें चमक उठी, आज वो गपशप करने आई थी। शिक्षित युवा यूं। मैंने सुना है कि किसी ने ली क्विक्सिया को शहर में देखा था। छोटी भाभी पड़ोसी टीम से थी और ली क्विक्सिया को जानती थी। इसके अलावा ली क्विक्सिया काओ डाली की पूर्व प्रेमिका हुआ करती थी। काओ डाली झाओ लाओसन के करीबी दोस्त थे। क्या यह नहीं कहा गया कि ली क्विक्सिया नदी में कूद गई? यूं जियाओक्सियाओ काफी हैरान हो गया और उसने छोटी भाभी के लिए एक गिलास पानी डाला, जिसमें एक चम्मच सफेद चीनी मिलाई। ओह, शिक्षित युवा यूं, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, पानी ठीक है।